भाई नमस्कार मेरी तरफ से सभी को। आज मैं इस वीडियो में आपको रिव्यू को देने वाला हूँ मोटो G54 का, जो मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही डिलीवर हुआ है और मैं इसको 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। एज अ कस्टमर मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। बाकी यूट्यूबरों की तरह अपना बस व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। जिनको नहीं पता, इसके अंदर एलसीडी पैनल है 120 हर्ट्स का, जिसकी ब्राइटनेस 560 निट्स की है। और 2 दिन यूज़ करते हुए मेरे को नॉर्मल घर के अंदर या फिर शाम के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। और बाकी मैंने इसको डे लाइट में भी यूज़ किया है, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे अपने बाइक पे एज अ मैप यूज़ कर रहा था मैं इस पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी डिस्प्ले जो है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे लेके जाते हैं तो आपको जैसे हाथ से परछाई करके इस पे देखना पड़ेगा। थोड़ी सी अगर इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती तो अच्छा रहता, पर ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको प्रॉब्लम आएगी, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एमोलेड मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया था। इन्होंने 120 हर्ट्स की एलसीडी पैनल दी है, उसकी जगह अगर 90 हर्ट्स का अगर ये एमोलेड दे देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा मेरे को इसके व्यूइंग एंगल से इशू है। इशू नहीं मतलब थोड़ा सा ये है कि भाई अगर आप देखो, आपको ब्राइट दिख रहा होगा वीडियो में कि ब्राइटनेस कम हो जाती है। अगर आप साइड से इसको देखोगे तो देखने में हल्की सी प्रॉब्लम होती है। बाकी इसमें और कोई इशू तो नहीं है। पर अगर अब जैसे मान लो कोई मार्केटिंग की जॉब करता है या फिर जिसका काम ऐसा रहता है जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि डिस्प्ले जो है डायरेक्ट सनलाइट के नीचे प्रॉपरली विजिबल नहीं होती। आपको अब अपने हाथ से जो है थोड़ी सी परछाई सी करनी पड़ती है देखने के लिए। और उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी ऑडियो के ऊपर। तो ऑडियो के लिए आपको ड्यूअल स्पीकर मिले हुए हैं, एक यहाँ है और एक जहाँ से आप फ़ोन करते हैं वही इसका स्पीकर है सेकेंडरी। बाकी नॉर्मल जिनके अंदर सिंगल स्पीकर होते हैं उनसे तो काफ़ी अच्छा है, पर मेरे पास घर में मोटो G42 पड़ा है, उसके अंदर भी स्टीरियो स्पीकर है। मैंने उसके साथ कंपेयर करके देखा था। उसके कंपेयर में इसकी साउंड जो है वो थोड़ी सी मेरे को कम लाउड और कम क्लियर लगी। उसके अंदर जो साउंड है वो काफ़ी क्लियर आती है और बेस भी हल्का सा साउंड फील होता है। बाकी मैं आपको इसकी साउंड एक बार सुना देता हूँ। अगर आप इसी प्राइस रेंज में किसी और फ़ोन से कंपेयर करोगे जिसके अंदर स्टीरियो स्पीकर नहीं है, डुअल स्पीकर नहीं है, तो उससे तो बहुत बेटर है। बाकी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आप नॉर्मल कोई वीडियोस देखते हैं बगैर किसी हेडफोन के, या फिर किसी से कॉल पे बात करते हैं, या फिर स्पीकर करके किसी से कॉल पे बात करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। मेरे हिसाब से स्पीकर ठीक है प्राइस रेंज के हिसाब से, पर इससे बेटर हो सकते थे। तो अब आ जाते हैं इसकी बैटरी पे। तो बैटरी जिनको नहीं पता, इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है। नॉर्मली टिपिकल फ़ोन जो आजकल आते हैं उनके अंदर 5000 mAh की मिलती है और अराउंड वो 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाते हैं। इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है और ये अराउंड 1 घंटा 30-35 मिनट ले लेता है। मैंने 2 दिन में इसको अराउंड 2-3 बार चार्ज किया होगा, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करके देख रहा हूँ, तभी मैं रिव्यू बना रहा हूँ उसके बाद। आज मैंने अराउंड इसको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे 5 से 6 घंटा यूज़ किया होगा। अराउंड 5 घंटा यूज़ किया होगा, जिसमें इसकी डिस्प्ले ऑन ही थी क्योंकि मैप चल रहा था उसके अंदर। तो इसके अंदर अराउंड 52% बैटरी इसकी गई थी। तो मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको 8.5 घंटे तक का मिल जाएगा, जो इसके हिसाब से 6000 mAh के हिसाब से बहुत नॉर्मल है, मैं ये कहूँगा। इससे भी ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि आज एमोलेड स्क्रीन वाले जो फ़ोन होते हैं जिनके अंदर 5000 mAh की बैटरी आती है, उनके अंदर भी अराउंड 7 घंटे 7.5 घंटे का बैकअप मिल जाता है। तो 6000 के हिसाब से डिसेंट बैटरी बैकअप है।
कोई चीज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपका 10 घंटे चलेगा, 2 दिन अगर आप चलाते रहोगे तो नहीं चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो 8 साढ़े 8 घंटे का बैकअप है, जो कि ठीक है। तो बैटरी के हिसाब से ठीक है। बाकी चार्जिंग का भी मैंने आपको बता दिया, 1 से 1.5 घंटे में अराउंड चार्ज हो जाता है, बैटरी बैकअप ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि भाई आपको इसके अंदर दो वेरिएंट मिलते हैं। तो एक आता है 8/128 का, और दूसरा आता है 12/256 का। तो मैंने तो 8/128 मंगाया, क्योंकि मेरे को पहले ही थोड़ा बहुत थी नॉलेज के इतने ज़्यादा रैम की और इतनी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे मिलती है इसके अंदर, 8 GB रैम में और 128 GB रोम में। तो मैंने इसके अंदर कई सारे ऐप डाल रखे हैं जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। तो दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसमें कितने ऐप जो है आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो ये था इसका 8 GB रैम रोम का। मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं 12 GB और 256 GB की। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और मैं तो सिर्फ उनको ही रिकमेंड करूंगा जिनको भाई स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। मेरे हिसाब से तो 128 GB बहुत है। और परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी। परफॉर्मेंस में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 7 से 8 ऐप चलाते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से ये हैंडल कर लेता है। और मोटरोला का यूआई तो आपको पता ही है, काफ़ी क्लीन मिलता है इसके अंदर, Android 13 है, उससे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे दो चार चीज़ें लोग बोलते हैं कि भाई ऐप लॉक वगैरह इसमें नहीं मिलता, या फिर ड्यूअल ऐप का ऑप्शन नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से ड्यूअल ऐप तो भाई ज़्यादातर व्हाट्सएप वगैरह में ही बनाते हैं लोग। और ऐप लॉक का तो आजकल अगर आप देखो तो हर एक इसमें आ ही गया है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा। आप ये जो आपके मेन मेन एप्लीकेशन है उनके अंदर ऐप लॉक अपने आप ही इनबिल्ट आ गया है, तो मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ती नहीं। ये देखिए आप, पेटीएम में भी हो गया, आप कोई और खोलेंगे, मैंने कोटक का डाल रखा है अपना, इसमें भी अगर आप खोलते हैं तो इसमें भी आ गया। फ़ोन पे वगैरह में इसमें भी मांगेगा। तो नॉर्मल जो ऐप है आपके उनमें तो आजकल आ ही गया है इन ऐप, फिंगरप्रिंट जिनमें मांग लेता है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी इसके अंदर थोड़ा छोटे मोटे और भी फीचर्स है यूआई में, जैसे आपको पता ही होगा, यूँ करोगे आप तो फ्लैश लाइट जल जाएगी, आप इसे यूँ ट्विस्ट करोगे तो कैमरा खुल जाएगा। और Android 13 है तो इसके अंदर एक दो मेरे को और भी फीचर मिले, जैसे अगर आप डबल टैप करते हो होम स्क्रीन पे तो डिस्प्ले बंद हो जाएगी, सिंगल टैप करोगे बंद डिस्प्ले में तो ऐसे दिखाएगा, डबल टैप करोगे तो ये अनलॉक वाले मोड पे आ जाएगा। और बाकी फिंगरप्रिंट वगैरह जो है वो नॉर्मल ही है, तो कुछ ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब आ जाते हैं इसके कैमरे पे। तो कैमरा मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे को कोई कैमरे की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, पर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाल रखी थी कि भाई कैमरा इसका अच्छा है, डिसेंट है। अगर आप जी कैम डाल लेते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कैमरे की वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आप वो रेफ़र कर लीजिए। मेरे पास कैमरे को लेके मेरे को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ जाते हैं भाई, जो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स ने फैला रखा है कि भाई फ़ोन ये हीट होता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जब मैंने ये फ़ोन लिया था, अनबॉक्स करके जब मैंने इसे स्टार्ट किया और सेटअप किया, जहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह सेटअप करते हैं, उस टाइम पे ये फ़ोन हीट हो रहा था। जब ये नया नया मैंने बॉक्स से निकाला चालू किया तो ये नॉर्मल यूज़ में भी हीट हो रहा था, गर्म नहीं हो रहा था, हीट हो रहा था। जैसे अगर आप नॉर्मल इसको हाथ में पकड़ोगे तो आपको फील होगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। डिस्प्ले की साइड से नहीं था, इस जगह कैमरे के इस एरिया में काफ़ी हीट हो रहा था। और जब मैंने इसे सेटअप कर लिया उसके बाद नेट जब अपने वाईफाई से मैंने इसे कनेक्ट किया तो इसमें 511 MB का एक अपडेट आया था। उस अपडेट में पहला तो जो था सितंबर का सिक्योरिटी पैच था, और दूसरे में लिखा हुआ था कि जो माइनर बग्स है वो फिक्स हो जाएंगे। तो मैंने उसे अपडेट किया। अपडेट करने के बाद फ़ोन रिस्टार्ट हुआ, उसके बाद से इसके अंदर हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना गर्म भी नहीं हो रहा है फ़ोन। अगर आप जैसे मान लो कोई गेम वगैरह खेलते हो थोड़ी देर,
तो नॉर्मल है, आप कोई सा भी फ़ोन चला लो, नो गर्म तो होगा। पर जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी कि भाई अलग से ही पता चल रहा है, अगर आप जेब में रखोगे तो पता चलेगा कि भाई गर्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो अपडेट के बाद से इसके अंदर बिल्कुल भी कोई कुछ भी हीट, नॉर्मल वार्म, नॉर्मली उस पर कुछ भी नहीं था। अपडेट करने से पहले मैंने इसे अराउंड 2 घंटे यूज़ किया था, उसमें ये काफ़ी गर्म था नॉर्मल यूज़ पे, और जैसे ही अगर आप 2-4 ऐप खोल लो तो हीट हो रहा था। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है अपडेट करने के बाद। तो आप जब लोगे फ़ोन तो शायद आपको भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था कईयों के यूनिट में प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई उनका हीट कर रहा है। मेरे में आई थी, अपडेट आया, अपडेट किया, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप करता हूँ आपके में भी ना आए। अब बात कर लेते हैं 5G की। मैंने 5G की सिम तो नहीं डाल रखी, पर अगर आपको ना पता हो तो जियो जो है वो 5G नेट फ्री में दे रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपके पास जियो की सिम है और आप किसी 5G हैंडसेट में उसे लगाते हैं, जैसे कि ये 5G है, तो आपको 5G अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, रिलायंस जियो मोटो G54, मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ एक बार कितनी आ रही है। मैंने कोई 5G का रिचार्ज नहीं कर रखा, बस ये जियो की तरफ से फ्री में जो 5G की स्पीड है वो दे रहे हैं, नेट की सिर्फ। कॉल वगैरह के लिए फिर 5G में पोर्ट करवानी पड़ेगी। ये डाउनलोड की है और ये आपके अपलोड की आ रही है। और ये अभी इस टाइम पे अनलिमिटेड है, जैसे जियो जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे जैसे कॉल वगैरह अनलिमिटेड थी, अभी कॉल तो नहीं है पर इंटरनेट वो अनलिमिटेड दे रहे हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि पहले कितनी थी। तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं, मैक्सिमम ये है 539 MB की स्पीड आ रही थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और मैंने कॉल वगैरह का भी देखा था, जो मैं फ़ोन पहले यूज़ करता था जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कई जगह पे उसके अंदर नेटवर्क नहीं आते थे। उसी सेम जगह पे जब मैं यहाँ गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई नेट वगैरह में, ना कॉल में, दोनों ही बढ़िया चल रहे थे। तो इसमें कोई 5G की कोई इशू नहीं है। 14 बैंड मिल जाते हैं जो कि बहुत बढ़िया है। बाकी अदर ब्रांड आपको 7, 8, 9, 14 बैंड कोई भी नहीं देता, इसमें मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। तो अब बात कर लेते हैं भाई गेमिंग के लिए। अगर आप कई होते हैं जो फ़ोन गेमिंग के लिए ही लेते हैं, इसके अंदर प्रोसेसर नो डाउट काफ़ी अच्छा दिया है। पर मैं ये कहूँगा अगर आपको सिर्फ गेम ही खेलनी है और बहुत बढ़िया गेम के लिए फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए गेम के लिए फ़ोन नहीं है। नॉर्मल आपको यूज़ करना है कि भाई दिन में थोड़ा टाइम मिलता है या फिर माइंड फ्रेश करने के लिए अपना 1-1.5 घंटा गेम खेल लिया, कोई सी भी जो भी आप खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह, तो आप ले लो। पर अगर आप सिर्फ आपको गेम ही खेलनी है, उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने इसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी और गेंशिन इम्पैक्ट डाल के देखी थी। पबजी जो थी वो आपकी बैटल ग्राउंड, वो अराउंड 40 FPS पे लॉक चल रही थी, उसमें कोई इशू नहीं आया। हाउएवर कॉल ऑफ ड्यूटी जब मैंने खेली तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई सा भी आप मल्टीप्लेयर मैच खेलेंगे, 1 मिनट तक तो उसके अंदर बहुत अच्छे FPS आते थे, अराउंड 60 FPS, और 1 घंटे बाद वो फिर 30 FPS पे आ जाती थी। उसकी वजह से ऐसा लगता था कि वो अटकने लग गई है। हो सकता है उन्होंने ऑप्टिमाइज ना करी हो, उसकी वजह से हो रहा हो। और गैंचन इम्पैक्ट पे मेरे हिसाब से 30 FPS में वो चल रही थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पबजी और गेंशन इम्पैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कॉल ऑफ ड्यूटी में मेरे को लग रहा है इनको अभी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है प्रोसेसर के साथ। तो फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा, गेमिंग के लिए अगर फ़ोन देख रहे हो तो गेमिंग के लिए स्पेसिफिक मत लेना, नॉर्मल कैजुअल गेम खेलनी है आराम से ले लो। तो यार अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका फॉर्म फैक्टर कैसा है। मैंने ये ब्लैक कलर में मंगाया है। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि भाई मोटरोला ने 6000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी इसको काफ़ी पतला, और आप इसको उठाओगे तो आपको लगेगा कि हल्का सा हैवी है, पर ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही हैवी है। उसके बाद अगर आप फॉर्म फैक्टर देखो तो काफ़ी अच्छा है, प्लस कलर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए। मेरे को ब्लैक पसंद था ये वाला, क्योंकि मैट है, कुछ ज़्यादा इसमें फिंगरप्रिंट आते नहीं। तो कलर वगैरह और डिज़ाइन वगैरह तो वैसे भी सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। मेरे हिसाब से वेट डिस्ट्रीब्यूशन और जो इन्होंने बैटरी इसके अंदर डाली है उसके हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको बिल्ड दिया है फ़ोन को। तो हाथ में पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं
मेरे हाथ काफ़ी बड़े हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। अगर आप हाथ छोटे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक छोटी सी चीज़ लगी कि इसके जो वॉल्यूम रोकर है वो काफ़ी ऊपर है, अगर आप देखें तो काफ़ी ऊपर दे रखे हैं। ये देखिए, आपको फ़ोन को बार बार ऊपर यूँ नीचे करके पकड़ना पड़ता है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, 15,000 से नीचे एक ऑलराउंडर ढूंढ रहे हो, परफॉर्मेंस और आपका मेन पॉइंट है कि भाई आपको परफॉर्मेंस चाहिए, बिल्कुल ले लो। अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो 15,000 के नीचे फ़ोन, बिल्कुल दे दो, 2-3 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। और अगर आप एक ऑलराउंडर ढूंढ रहे हो, क्लीन यूआई मिल जाए, कैमरा डिसेंट हो, डिस्प्ले डिसेंट हो, ऑडियो भी बढ़िया मिल जाए स्टीरियो स्पीकर के साथ, 5G कनेक्टिविटी अच्छी हो, बिल्कुल ले लो। अगर आप फील्ड वगैरह की जॉब करते हो जहाँ पे आपको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ज़्यादा रहना पड़ता है, तो मैं आपको कहूँगा कोई ऐसा फ़ोन देखिए जिसके अंदर डिस्प्ले अच्छी हो। क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले अच्छी हो, मतलब डिस्प्ले तो अच्छी है इसके अंदर, पर उसके अंदर थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा हो, इसकी ब्राइटनेस आपको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे थोड़ी कम लगेगी। तो यही रहेगा कि अगर आपको, आप इन कैटेगरीज में आते हैं कि भैया आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, बिल्कुल आराम से ले लीजिए। और अब प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आपको 8 128 GB 15,000 से नीचे मिल जाता है, बहुत बढ़िया। 14,000 का ये बेच रहे हैं। अगर आपके पास SBI का कार्ड है, 13,000 के ले लेते हो उसको, तो बहुत बहुत ही बढ़िया है। 15,000 से ऊपर मत देना 128, 128 के, वर्थ इट नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है 15,000 से ऊपर एक एमोलेड 120 हर्ट्स की डिस्प्ले होनी चाहिए थी। तो यार यही रहेगा। बाकी इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदना तो एक अलग ही हैसल है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि भाई फ्लिपकार्ट से कैसे ख़रीदे, तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे ख़रीदा। काफ़ी मत्था पच्ची करा है इसके पीछे, ख़रीदने के पीछे काफ़ी टाइम भी लगा इसे ख़रीदने में। एक ट्रिक है छोटी सी जो मैं आपको बता दूंगा, मिनिमम 1.5 2 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर आपको चाहिए हो तो बता देना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, और तब तक के लिए टेक केयर और हैप्पी दिवाली।